हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। राइट, तो आप सभी बच्चे जुड़ जाएं और रेगुलर बेस पर जो क्लासेस चल रही हैं उसी क्लासेस में आप लग जाएं एकदम अच्छे वे में। और आपको पता है कि रोज क्लासेस होती है। आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसको आपको रेगुलर बेस पर क्लासेस मिलेंगी। फ्री नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, किस नाम से, ब्रह्मा गुरुकुल से। तो आपको नोट्स भी फ्री प्रोवाइड होंगे एकदम। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं जिससे ब्रह्मा गुरुकुल पर आप एक अच्छी तैयारी पूर्ण रूप से कर पाएंगे। ओके, तो हम क्वेश्चंस को एक अच्छे वे में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं जो रेगुलर बेस पे कर रहे हैं क्लासेस, तो वो रुका करें, पूरी क्लास करने की कोशिश किया करेंगे। मैंने देखा है कि आप क्लासेस में पूरा नहीं रुकते, थोड़ा रुकते फिर आ जाते, फिर तो पूरी करने की कोशिश किया करेंगे। देखो आप ही का मतलब आप ही को बेनिफिट्स हो रहा है इन सब चीज़ों से। राइट, तो प्लीज़ पूरा रोकने की कोशिश किया करेंगे सभी बच्चे। ओके, तो चलें क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सत्य शोधक, क्या सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी एम.जी. रनाडे, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले और ऑप्शन नंबर डी ताराभाई शिंदे। बताइए सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया एग्जाम में है, तो आपको इसका आंसर सबको आना जरूरी है। तो बताइए सभी लोग कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे जिन्होंने या जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? राजा राम मोहन राय, एम.जी. रनाडे, ज्योतिबा फूले या ताराबाई शिंदे? तो बताइए सभी लोग आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का। बताइए, हाँ बताते चलें, आंसर देते जाएं सभी बच्चे। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं, बताते चलें। चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी ऑप्शन, ज्योतिबा फूले। ठीक है, कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो ज्योतिबा फूले थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? देखो, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार की एक नाइटहुड की उपाधि थी, वो किसने लौटाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए शंकरन नारायण, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए सभी लोग आंसर दें सभी बच्चे। हाँ देते जाएं एक एक आंसर। देखो ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए, ये तो नॉर्मल आंसर है, सरल भी है क्वेश्चन, इतना हार्ड भी नहीं है। हाँ तो बताते चलें सब लोग। बिल्कुल, तो हाँ कमेंट करते जाएं सभी बच्चे, मैं इंतजार करता जा रहा हूं कि सभी बच्चे कमेंट करते चलें तो एकदम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो किसने लौटाई थी? वो थी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्योतिबा फूले संबंधित थे ऑप्शन नंबर ए कृषक आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी श्रमिक संघ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी जाति विरोधी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी सबने अवज्ञा आंदोलन से। बताइए ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? सभी बच्चे बताएं, ज्योतिबा फूले किस चीज़ से संबंधित थे? तो आंसर बताइए सभी लोग। कृषक आंदोलन से संबंधित थे, या फिर श्रमिक संघ आंदोलन से, या जाति विरोधी आंदोलन से, या सबने अवज्ञा आंदोलन से? किससे संबंधित थे? बताइए सभी लोग। हाँ सभी लोग बताते चलें, आंसर देते चलें, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, स्पीड के साथ आंसर देते जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा।
जो ज्योतिबा फूले थे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझे। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला, कृषक आंदोलन से, बी बोला है श्रमिक आंदोलन से, और सी बोला है जाति विरोधी आंदोलन से, और डी बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ओके सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, एकदम स्पीड के साथ देते चलें, अच्छी एनर्जी के साथ आंसर दें और स्पीड के साथ सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। हाँ चलेगा। तो ज्योतिबा फूले जो संबंधित थे वो किससे थे, वो थे जाति विरोधी आंदोलन। सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, जिसने भी दिया जाति विरोधी आंदोलन एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर चौथा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, भारत में सर्वाधिक ज्वारिक, कौन, ज्वार भाटा वाली होती है ना, ज्वारिक शक्ति, ठीक है, ज्वारिक शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ज्वारिक शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर ए दिया है केरल तट, ऑप्शन नंबर बी है मन्नार तट, ऑप्शन नंबर सी है खंभात खड़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खंभात तट, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो है उत्तरी सरकार, ये सरकार, उत्तरी सरकार तट है ना, हाँ तो उसी को, ठीक है। हाँ तो ये चार ऑप्शन है। तो बताइए ज्वारिक शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से है भारत का सबसे ज्यादा ज्वारिक शक्ति पैदा करता है, राइट। तो बताइए सभी लोग आंसर दें, स्पीड के साथ देते चलें। बिल्कुल बिल्कुल आंसर देते चलिएगा, सभी बच्चे देते जाएं एकदम स्पीड के साथ। देखो भारत में सर्वाधिक ज्वारिक शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, केरल तट ऑप्शन में ए में दिया है, बी दिया है मन्नार तट, सी दिया खंभात तट, और डी दिया उत्तरी सरकार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर हो सकता है वो है खंभात तट इज द राइट आंसर। क्या होगा, खंभात तट। सी ऑप्शन जिसने बताया था बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया, खंभात तट, ठीक है। हाँ खंभात तट है जो सबसे ज्यादा ज्वारिक शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ज्वारिक शक्ति उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, खंभात तट। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, नंबर पांचवा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की, ठीक है, नदी घाटी क्षेत्रफल की सबसे बड़ी, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो कावेरी, नर्मदा, महानदी या ताप्ती, बताइए। मतलब क्या पूछा गया क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो नदियां दी गई हैं, इन चार नदियां दी, कावेरी, नर्मदा, महानदी या ताप्ती, इनमें से कौन सी नदी है जो नदी घाटी क्षेत्रफल, ठीक है, जो घाटी होती ना उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। हाँ तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती, बताइए इसका आंसर। अरे नदी, हाँ जैसी नदी घाटी समझ में आ रहा ना, इसे बेसिन भी बोलते, बेसिन क्षेत्रफल, ठीक है, मैं बेसिन भी लिख देता हूँ जिससे और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हाँ बताइए आप कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है या बड़ी है। हाँ जल्दी जल्दी आंसर देते चलें। ओके स्पीड के साथ देते जाएं सभी बच्चे लोग, जब मज़ा आएगा स्पीड के साथ आंसर दें। जो क्लास देख रहे हैं एकदम स्पीड के साथ, और जो बाद में भी क्लास देख रहे हैं तो मैंने बता दूं आपको कि 9 बजे डेली क्लास होती है और डेली क्लास लेने जरूर आएँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, महानदी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, महानदी इज़ द राइट आंसर। महानदी क्या है कि नदी घाटी क्षेत्रफल की सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, या फिर नदी घाटी क्षेत्रफल की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्या, सी ऑप्शन महानदी, जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र। कौन सा प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, बताइए। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, बताइए। रूर कोयला क्षेत्र
देखो जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसको तुरंत बन जाएगा अच्छी तरीके से। तो बताइए प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। बताइए। हाँ बताते चलें स्पीड के साथ, चलेगा। तो इसका जो आंसर है वो है जर्मनी इज द राइट आंसर। रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो वो है जर्मनी में। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। और आप बेफिक्र होके एकदम अच्छे से सीखते चलो एक एक क्वेश्चन को। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? म्यांमार का पैगुयोमा, ठीक है, क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा है? देखो कोशिश करो, मैं बताने की कोशिश करूंगा। पेगुयोमा, ठीक है, पेगुयोमा जो क्षेत्र है वो कौन सी खनिज से रिलेटेड करता है? मतलब कौन से खनिज? चांदी, टिन, तांबा, खनिज तेल। बताइए प्रमुख उत्पादक क्या है यहाँ का? पेगुयोमा का जो प्रमुख उत्पादक है म्यांमार में पड़ता है, तो वो कौन सा उत्पादक है? कौन से खनिज का? चांदी का, टिन का, तांबा का, या खनिज तेल का? बताइए सभी लोग। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? चांदी, टिन, तांबा, खनिज तेल। बताइए। देते चलिएगा सभी बच्चे आंसर, मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ सभी बच्चों का। हाँ सभी लोग एकदम स्पीड के साथ आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। हाँ हाँ, देते चलें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके ओके, तो इसका जो आंसर है पेगुयामा के का खनिज मतलब कौन सा खनिज है जो प्रमुख उत्पादक है? तो वो है खनिज तेल इज़ द राइट आंसर। ओके, डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। और इसी तरीके से आप आंसर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके का आंसर जरूर देने की कोशिश करें। चलेगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल आबद्ध है? स्थल आबद्ध लिखना था, ठीक है, यह स्थल रुद्ध है। ठीक है, स्थली मतलब स्थलीय है, चारों तरफ से स्थल से घिरा है, राइट, इस तरीके का। तो ऑप्शन नंबर ए बोलीविया, ऑप्शन नंबर बी सूरनाम, ऑप्शन नंबर सी पेरू, और ऑप्शन नंबर डी उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे। तो देखो इसका ये क्या बताना कि ये बताना है जैसे ये देश है, समझना ये पूरा द्वीप है, ठीक है। तो एक देश ये हो गया, एक 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 ऐसा देश हो गया, एक ये हो गया कि नहीं, और एक ये हो गया इस तरीके से। और एक यहाँ पर देश है जो कि एक यहाँ पे भी देश है यहाँ। तो ये जो बीच में फंसा जो देश है ये क्या चारों तरफ से या दोनों तरफ से, या ये क्या है स्थलीय जमीन से जुड़ा हुआ है? बीच का भी जो देखेंगे तो उसे स्थल आबद्ध देश बोलेंगे कि नहीं? तो इन चार में से कौन सा स्थल आबद्ध देश है वो बताइए। हाँ चलो बताओ। तो अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आप तुरंत कमेंट करके बता देंगे, लेकिन कहोगे सर वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं, देखो नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी तो आप उनके मेन क्वेश्चन सीरीज आप ज्वाइन करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं वो लोग, राइट। एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्वेश्चंस भी थोड़े से हार्ड रख रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो स्थल रुद्ध है? ठीक है, या स्थल आबद्ध या स्थल रुद्ध है? तो बताइए। हाँ बताते चलें स्पीड के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। बोलिविया, सूरीनाम, पेरू, या उरुग्वे? तो इसका जो आंसर होगा वो है बोलिविया इज द राइट आंसर। क्या है? बोलिविया इज द राइट आंसर, बिल्कुल। तो बोलिविया कैसा देश है? वो है एक स्थल आबद्ध देश या इसलिए स्थल रुद्ध देश। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल।
चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, बड़े ध्यान से और बड़े फोकस से पढ़िएगा। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बताइए वो कौन सा देश है जहां पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? बताइए। आज के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको हार्ड हो गए, है ना सभी बच्चों को, बट करना तो पड़ेगा, सीखना तो है ही। तो वो कौन सा देश है जहां पर कैसा आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो बताइए। बिल्कुल हो गया। हाँ बताते चलें सभी बच्चे, एकदम स्पीड के साथ देते चलें आंसर। बिल्कुल, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो वो देश है बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। कौन सा देश है? बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित देश है, मतलब जहाँ पर प्रदूषित आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो वो देश है बांग्लादेश। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बढ़िया। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर कोशिश करेंगे और अच्छी कोशिश करने की करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन, बौद्ध, ईसाई या हिंदू? बताइए। हाँ, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन, बौद्ध, ईसाई, हिंदू? बताइए सभी लोग। हाँ बताते चलें सभी बच्चे, तभी आपको मज़ा आएगा। तो भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो बताइए। जैन, बौद्ध, ईसाई या हिंदू? चलिएगा, तो इसका जो आंसर है सर्वाधिक भाग नगरीय है तो वो है जैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर, जैन इज द राइट आंसर। अगर नहीं है पता तो जैन इज द राइट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान देने की कोशिश करें। 11वें क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोला भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। बताइए, जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक होता है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है वो कौन करती है? प्राक्कलन करता है, लोक उपक्रम समिति करती है, लोक सेवा आयोग, ये लोक लेखा समिति करती है, सॉरी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑडिट तो जानते हो ना कि मतलब चेक करना एक तरीके से, राइट? तो भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कौन करती है? ये चार लोग, ये तो चार ऑप्शन है, चारों में से। तो बताइए, प्राक्कलन, लोक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति या इनमें से कोई नहीं? बताइए सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है और याद करने लायक भी है। हाँ बताते चलें सभी बच्चे, आंसर देते चलें, तभी आपको मजा आएगा इस। हाँ देते चलें सभी बच्चे आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, लोक लेखा समिति। ठीक है, कौन सी है? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति है। और ये इसमें क्या होते थे, 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जो क्या करती है,
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? तो लोक लेखा समिति, सी ऑप्शन, जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, जिस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो बताइए वो कौन सा है? 69वां, 73वां, 70वां या 75वां? बताइए सभी लोग कमेंट करते जाएं और बताते चलें एकदम स्पीड के साथ। तो बताइए कि मतलब किस संविधान, किस कौन सा संशोधन हुआ था संविधान का जिसके थ्रू या जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? वो है 69वां, ठीक है, 69वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो वह है 69वां, ठीक है। हाँ, जिसने भी 69वां दिया है एकदम करेक्ट आंसर। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? भारत में जो संसद है उसके द्वारा, ठीक है, पंचायत कानून कब पारित किया गया? 1993 में, 1996 में, 1995 में या 1998 में? बताइए भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? बताइए सभी लोग, बताते चलें सभी लोग। तो भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? 1993, 1996, 1995 या 1998? तो वो है 1996 इज द राइट आंसर। जिसने बी ऑप्शन बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो 1996 में किया गया था किसके संसद के द्वारा पंचायत कानून, ठीक है, कब? 1996 में। याद रखोगे कि नहीं? बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? एल्यूमिनियम आयन, ओजोन या मीथेन या फास्फोरस? बताइए जो प्रकाश रासायनिक धुंध में, जो प्रकाश की जो रासायनिक धुंध होती है उसमें सदैव क्या होता है? ये चार में से बताइए क्या होता है? एल्यूमिनियम होगा कि ओजोन होगा कि मीथेन होगा कि फास्फोरस? बताइए। हाँ, देते चले सभी बच्चे, ये साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा है। चलेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बता देता हूं मैं, बहुत टाइम हो गया आप लोग आंसर दे रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओजोन इज द राइट आंसर। क्या होगा? ओजोन इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा बड़े ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ठीक है, ऑप्शन है कंगारू, लॉरिस, एकिडना या हेजहोग? बताइए, मतलब चार ऑप्शन है, मतलब कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो चार में से बताइए कौन होगा? बताइए, कंगारू, लॉरिस, एकिडना या फिर हेजहोग? बताइए। हाँ, ये बताना जरूरी है, सभी लोग आंसर दें इसका। देते चले सभी बच्चे आंसर एकदम स्पीड के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? स्तनधारी कौन सा अंडे देता है? तो वो देता है एकिडना। ठीक है, एकिडना, याद रखो। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 सितंबर को, 29 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को? बताइए।
अब ये नहीं बता पाए तो आप बहुत पिटोगे। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 सितंबर को, 29 अप्रैल को या 2 अक्टूबर को? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 16 सितंबर, 29 अप्रैल या 2 अक्टूबर? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन जिसने भी बताया 16 सितंबर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बताया। बहुत बढ़िया। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखो, भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण, ठीक है, पर्यावरण के परीक्षण अधिनियम, ठीक है, ये पर्यावरण के परीक्षण अधिनियम का कब पारित किया गया? तो 1986, 1974, 1981, 1971। बताइए सभी लोग, चार ऑप्शन में से। हाँ, कब पारित किया गया? 1986, 1974, 1981, 1971। बताइए। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो कब किया गया था, ये बताना है। तो सभी लोग आंसर दे, स्पीड के साथ देते चलें। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? तो वो है 1986 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिस बच्चे ने दिया बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस उत्पादक को इको मार्क दिया जाता है? बताइए। जो मिलावट विहीन हो, इको मार्क किसे दिया जाता है? जो इको मार्क लगा होता है उसे किसे दिया जाता है? जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। तो बताइए कि देखो, जो इको मार्क नहीं लगा होता है, तुम्हें पता है जो उत्पादक होते हैं ना, उनमें इको मार्क लगा होता है, तो वो उसमें क्या चीज़ होती है ऐसी, मतलब कि वो मिलावट विहीन होता है या फिर आर्थिक रूप से सक्षम होता है जिससे उसे इको मार्क दिया जाता है? तो वो क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन दिया मिलावट विहीन, आर्थिक रूप से सक्षम, पर्यावरण से मित्रवत, या फिर कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर मात्रा में हो। तो किसको मिलता है इको मार्क? बताइए सभी लोग आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जानकारी ऐसी होना जरूरी है। हाँ, तो इको तो समझ गए, इको वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि पर्यावरण से। तो इसका जो आंसर है वो है जो पर्यावरण से मित्रवत हो। सी ऑप्शन जिस बच्चे ने बताया एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, केओलबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? ठीक है, एक बार खुद पढ़ लें और मैं बता दूं। हाँ, केओलबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो कोलेरू, डल या बुल या लोकटक? बताइए, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, किस झील में अवस्थित है? तो बताइए, केलेरू या फिर डल या बुलर या लोकटक? बताइए किस झील में स्थित है? हाँ, बताते चलें, सभी बच्चे आंसर देते जाएं। हाँ, तो केओबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लोकटक झील इज द राइट आंसर। क्या है? लोकटक झील में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बताना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, और इसके आगे ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं, 24 जनवरी या 26 जनवरी। बताइए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, फिर इसके बाद दे देता हूँ ऑप्शन 24 जनवरी या 26 जनवरी। बताइए, ये चार डेट हैं, इन चार डेट में से किस डेट को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? हाँ, बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करें। अगर ये आंसर नहीं दे पाए तो समझो आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो, किसी और देश के हो, प्रदेश के हो।
बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को जो उत्तर प्रदेश का जो नाम था संयुक्त प्रांत, वो बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 जनवरी इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर जिसने भी बताया। और आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम लोगों ने आज की क्लास कैसी रही, हम लोगों ने कैसे करी, तो आप सभी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर बेस पे क्लासेस लें, और जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये सीरीज ये बहुत महत्वपूर्ण, ये काम आएगी आपकी। ठीक है, तो आप रोज़ आएँ, और जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और अगर आपको PDF वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ब्रह्मा गुरुकुल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मा गुरुकुल टेलीग्राम है, इस नाम से आप जुड़ सकते हैं, और आपको जो भी क्लासेस होती हैं उसकी PDF के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।